नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप अक्सर मेरे साथ अशोकनगर के सितारे में ऐसे लोगों को देखते रहते हैं जिनके अचीवमेंट, जिनकी उपलब्धियां या जिनने किए गए काम न केवल उनके लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। एक भारतीय आम युवा जो है उसमें जो सबसे बड़ा जो है ड्रीम होता है, जो सबसे बड़ा एम होता है, जो जीते जागते या सोते हुए जो सपना देखता है वो आईएएस बनने का देखता है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उसको जीते रहते हैं, सपने को। गिनती के कुछ लोग होते हैं जिनका ये सपना पूरा होता है और अशोकनगर के एक ऐसे युवा ने पहली बार में आईएएस बने हैं। तो वो आशीष रघुवंशी हमारे बीच में है। तो पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई और बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे। उसके पहले ये कि अशोकनगर जैसा छोटा ज़िला है जहाँ शुरुआत में बच्चों को उस तरह से जो है तैयार ही नहीं किया जाता, उसमें पहली बार में जो है जब आईएएस बन जाते हैं तो ये जब पहली बार सुनते हैं कि सिलेक्शन हो गया है तो जो पहली जो दिमाग में आई चीज़ थी, जो प्रतिक्रिया थी या जो सोच थी वो कैसी थी जब बन जाता है आदमी? जब बना तो मेरे साथ क्षेत्र का नाम हुआ, जोड़ा गया कि मैं डंगोरा गांव से अशोकनगर का निवासी हूं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं ऐसे ज़िले से आता हूं जिसमें जो एक बड़ा परिवार जैसा है। तो भले हमारा ज़िला छोटा है या हमारा क्षेत्र छोटा है, लेकिन जो अपनापन है वो मैं कहूँगा बड़ी सिटीज़ से कहीं ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी जो मतलब क्षेत्र के लोग जो अभी मिल रहे हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं कितना उनके लिए कितनी खुशी की बात है। तो मैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो अपने क्षेत्र का नाम मेरे साथ जाएगा। तो ऐसा कुछ करूँ कि क्षेत्र का नाम मेरे साथ। ये बहुत बड़ी बात है। जो नए बच्चे जिनको देख रहे हैं, शुरुआत में देख रहे हैं, वो ज़रूर देख लिए कि इनिशियल जो होता है अपने रूट से जुड़े होने का जो मामला है, अमूमन जितने जितने लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितने बड़े होते हैं वो अपनी जड़ों को छोड़ते हैं। तो ये बात जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डंगोरा को अभी तक जो है जेएन में बसाए हो। तो 22 तारीख को जब ये रिजल्ट आया तो किसने बताया? खुद ने देखा? तो सबसे पहले किसको इसकी सूचना दी, कौन ने बताया, कैसे पता चला ये सब चीज़ें? रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा था, सब बोल रहे थे कि 22 तारीख को आएगा। तो मैं सुबह से वो फ़ोन लेकर बैठा था। तो जैसे ही वो रिज़ल्ट आया तो अचानक से पहले तो मैं ये सोच रहा था कैसे चेक करूँगा, क्योंकि वो बहुत डर लगता है उस टाइम, नर्वसनेस होती है कि कैसे एक दिन में सब तय हो जाएगा या फिर सब बदल जाएगा। तो मैंने जैसे ही रिज़ल्ट आया तो बिना कुछ सोचे समझे अपना पहले तो रोल नंबर डाल दिया। तो पहले जब मेरा रोल नंबर मैंने देखा कि हाँ लिस्ट में है, तो पहले तो मैंने चैन की सांस ली, फिर मैंने रैंक देखी। मेरी मम्मी थी साथ में, तो सबसे पहले मैंने उनको बताया और फिर उन्होंने पापा को बताया, फिर दादाजी को बताया और फिर वो धीरे धीरे फिर सब में अपने आप बात तो पहुँच सबसे पहले जिसको जानकारी मिली वो मम्मी थी जो है। हाँ। तो मम्मी का रिएक्शन कैसा रहा जब वो बनी? तो मम्मी, उन लोगों, मेरे मम्मी पापा और सबको तो पहले से ही विश्वास था। मैं उनसे बोलता था कि मेरा इतना सक्सेस रेट इसमें नहीं है, एग्ज़ाम में हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हाँ होगा ही, लेकिन वो सबको पहले से विश्वास था। तो वो तो ये बोल रहे थे जो हमको पहले से पता था, वो रिज़ल्ट ने ऐसा फाइनल मैं कर कल दिया। आपके पापा से ही बात कर रहा था, वो भी यही कह रहा था कि लग रहा था कि जिस तरह से पढ़ाई हुई शुरुआत से ही 10वीं 12वीं से लेके कॉलेज तक की, तो ये क्लियर हो गया था। फिर बीच के जो एग्ज़ाम क्रैक किए तो वो ऐसा लग ही रहा था कि ये निकल ही जाएगा। तो मम्मी पापा का जो विश्वास हुआ, तो पढ़ाई कैसी रही? कहाँ से जो है पढ़ाई शुरुआत हुई, कहाँ तक चली जो है? स्कूल तो मैंने तारा सदन स्कूल जो है अशोकनगर, वहाँ से पढ़ाई की। और 11th-12th मैंने वंदना कॉन्वेंट स्कूल से पीसीएम में, हाँ, गुना से किया। बताते हैं दोनों जगह टॉप किया है। हाँ, मेरी 10th में 10 CGPA थी जी। और वंदना कॉन्वेंट स्कूल से 95.2% था, जो साइंस स्ट्रीम में उस टाइम गुना में हाईएस्ट था। और फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्ययन किया, जिसमें मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट लिया था। और उसमें मैंने 2 साल तो ऑनलाइन कोचिंग को, वो ऑनलाइन कॉलेज हुआ वो कोरोना की वजह से। फिर मैंने 2022 से सिर्फ यूपीएससी पे ध्यान दिया। वैसे मैं कॉलेज के साथ भी यूपीएससी के बारे में पढ़ता रहता था, अध्ययन करता रहता था, लेकिन फिर एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट की, जिसका 2024 में मैंने पहला ये एक बहुत अच्छी बात है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो जनरेशन है उसने बहुत सारे वेरिएशन देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। तो कोविड का जो 2 साल का समय था उसने प्रिपरेशन और दूसरी चीज़ों में कितना फ़र्क डाला है? बहुत फ़र्क डाला था। मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था वो 2 साल में जो करना होगा, लेकिन वो सब नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे परिवारजन अस्पताल में भर्ती थे, कई खबरें आ रही थी, तो उस टाइम मन लग भी नहीं सकता था। साथ ही मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अब जब हो चुका है तो मैं उसको पॉजिटिवली ही देखूँगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो उस टाइम पे जो हम घर पे रहे और
बिना किसी जैसे सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तो उस टाइम भी काफ़ी सेल्फ जो अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन जो हम करते हैं, तो उसका समय मिला। तो उसने जो मेरे को अंदर से जो मजबूत बनाया, तो उसके कारण मैं आगे की स्ट्रगल मतलब अच्छे से कर आपदा पाया। में अवसर तलाशा कि खुद हाँ। को जो है समझने का प्रयास किया उस दौरान। हाँ, ऐसा ही हुआ उस समय। और उस समय जो सब घटना हुई, उसके बाद मैं एज अ एक इंडिविजुअल की तरह मैंने सोचा कि एक अच्छा अंदर से मेरा वो बना कि यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें जो स्ट्रगल होती है उसके लिए मैं तैयार था। ये अच्छी बात है। मैं वो सारे सवाल वहीं से करूंगा जहां अंदर से निकल रहे हैं। जब हम इनर सोल पर बात करते हैं या अंदरूनी यात्रा पर बात करते हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ें जागृत भी होती हैं, मन भी बनता है, मानस भी बनता है। तो बीइंग ए आईएएस अधिकारी, मतलब एक अधिकारी अच्छा बनना चाहोगे या एक नागरिक अच्छा बनना रहेगा? अब इस यहाँ के बाद की प्राथमिकता क्या है? देखिए, जो भी अधिकारी बनूंगा वो तो मैं किसी क्षेत्र में और लिमिटेड रहेगा। बाकी मैं अच्छा नागरिक बनने की ज़्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि एक जो हमारा देश है उसको हमको पूरा एक तरीके से देखना है। तो एक अधिकारी तो एक ही जगह काम करेगा, जैसे मान लीजिए एक ज़िले में, लेकिन एक अच्छे नागरिक के होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो देश के प्रति वो ज़्यादा है। ये एक आईएएस अधिकारी बनता ही इस वजह से है या होता ही ऐसा है कि उससे बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों को होती है, और ऐसा भी होता है कि उनके पास चूँकि नेतृत्व की क्षमता होती है, पावर बहुत होते हैं, अधिकार बहुत होते हैं। तो जो सिस्टम जिसको हम देख रहे हैं शुरू से समझ में आया है, तो पहले भी तय करते हैं कि आईएएस अगर बन जाते हैं तो ये करेंगे या ये करने के लिए आईएएस बनने, ऐसा कुछ है? और कोई खास ड्रीम इसको लेकर बनाया है क्या? जो भी सर्विस मिलेगा, तो मैंने जब भी मैं पढ़ता था, जैसे यूपीएससी के लिए अध्ययन करता था, तो एक चीज़ मुझे हमेशा जो मेरे अंदर से मेरे को करती थी कि हाँ मुझे इस सर्विस में जाना है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम देश में जो तमाम समस्याएं हैं, जैसे हमारे समाज में जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हों या फिर जो शोषित वर्ग हैं उनसे रिलेटेड हों, तो मुझे हमेशा उनके तरफ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा रहा है पढ़ाई में। तो मैं जिस भी पोस्ट पे जाऊंगा, जहाँ भी पोस्टिंग होगी, तो मेरा यही फोकस रहेगा कि जो शोषित वर्ग हैं उनके साथ अन्याय ना हो, और साथ ही महिलाओं के लिए और बाकी जो भी वर्ग हैं जिनमें ज़रूरत है उनको एक हेल्पिंग हैंड के लिए, तो मैं ऐसा बन पाऊँ उसमें। हम ये देख रहे थे कि शुरुआत की जो स्कूली पढ़ाई है, इसके बाद में कॉलेज पहुंचे, तो कॉलेज में सब्जेक्ट कौन सा रहा और क्या इसी से शुरुआत की थी? तो कौन से समय में ऐसा लगा कि अब आईएएस के लिए जो है आशीष को जो है तैयारी करना है? 2019 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो उस समय ही मैंने सोच लिया था कि टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि हम जो स्टोरीज़ होती हैं टॉपर्स की और उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो कोई बोलता है 3 साल तक प्रयास किया, 4 साल प्रयास किया। तो मैंने सोचा अटेम्प्ट देने से पहले ही मैं वो जो ज़रूरी जो पढ़ाई है वो कर लूँ, ताकि जो कहानियाँ मेरी ऐसा ना हो कि इतने अटेम्प्ट बाद इसका सिलेक्शन हो। तो मैंने पहले ही प्रयास में अपनी कोशिश की, जो टॉपर्स हैं और बाकी सब है उनकी जर्नी से सीख के 2019 से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ता था, न्यूज़पेपर मैंने डेली पढ़ा, और जो भी हमारे देश में व विदेश में जो भी हो रहे हैं हैपनिंग्स हो रही हैं, जो हर क्षेत्र में चाहे वो विज्ञान हो या जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, तो हर क्षेत्र में उनमें फॉलो करने की उनको कोशिश की। साथ ही मेरा हिस्ट्री विषय था कॉलेज में, तो वो हिस्ट्री विषय जो कॉलेज में मैंने पढ़ा, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज था, तो वो मैंने कॉलेज में उस पर भी ध्यान दिया। ऐसा नहीं किया मैंने ऐसे ही ग्रेजुएशन कर लिया, आजकल काफ़ी ऐसे उसको साइड लाइन कर के तौर पर करना। हाँ, तो उसको भी मैंने अच्छे से किया। उसमें जो टीचर्स रीडिंग देते थे वो भी पढ़े, अच्छे से असाइनमेंट किए। तो वो जो 3 साल मैंने इतिहास पढ़ा वो मेरा ऑप्शनल बना आगे जाके, तो उसने मेरी हेल्प करी। ये पूरी आशीष रघुवंशी की जो कहानी है उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जो है वो कितने % आपसे ही जानना चाहेंगे, और ये इतना जो आपने अभी बताया ये करने के लिए कितना एक्स्ट्रा का पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर होते हैं लगातार काम करते रहते हैं, 1-1, 2-2 नंबर से चूकते हैं, उनको भी 3-3, 4-4 समय लगता है टाइम के लिए। मगर आशीष रघुवंशी ने ऐसा क्या किया, ये यूथ ज़रूर जानना चाह रहा है, तो वो पहली बार में जो है क्रैक कर दिया, बन गया आईएएस। मैं यही कहूँगा कि मैंने जैसे जो कहानियाँ पढ़ी, तो मैंने उनके जो फेलियर होते हैं तो उनसे सीख ली। तो हम सक्सेस स्टोरीज़ तो सबकी पढ़ते हैं कि क्यों सक्सेस हुआ, लेकिन जो वहाँ दिल्ली में रह के भी मैंने ये जाना कि लोगों का क्यों नहीं होता। तो उसमें मैंने देखा कि जो बैलेंस होता है लाइफ में भी और यूपीएससी की परीक्षा में भी, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स है, मेंस है, सबकी अलग अलग तरीके की तैयारी होती है, तो वो बैलेंस्ड वे में सब कुछ लेके चलो
साथ ही लगातार जो मेहनत है वो करो। ऐसा ना हो कि तुम 1 महीना तुमने लग के पढ़ाई की और फिर तुम्हारा किसी टेस्ट में कम नंबर आ गए तो तुम डिमोटिवेट होके फिर रुक गए। तो वो ऐसे गैप्स नहीं होने चाहिए, लगातार पढ़ो। किसी दिन मेरी 6 से 7 घंटे पढ़ाई होती थी, तो किसी दिन कम भी होती थी लेकिन होती थी। और फिर एंड में जब एग्ज़ाम आया तब तो 10 से 12 घंटे भी हुई। तो ऐसा ऐसा अगर तुम करोगे, कंसिस्टेंसी जैसे कहते हैं, तो वो लोग लगातार तुम्हें 2-3 साल तो वो दिखाना पड़ेगा। चाहे तुम वो एग्ज़ाम से पहले फर्स्ट अपने पहले प्रयास से पहले कर लो, अगर पहले प्रयास में नहीं होगा तो फिर वो मैं यही कहूँगा कि डिमोटिवेट ना होके आगे जो भी है, जैसे मेंस परीक्षा जो है वो डिसाइड करती है तुम्हारा होगा या नहीं सिलेक्शन, तो उसकी तैयारी करते रहें। तो ये एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक हमारे समाज में एक मानसिकता ये है कि कहानियाँ सिर्फ सफलता की लिखी जाती हैं, इतिहास जीत के होते हैं। तो आशीष रघुवंशी ये कह रहे हैं कि असफलताएं बड़ी जो है सबक हो सकती हैं और उनसे सीखने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो अपने जीवन में भी ऐसा कोई स्ट्रगल, असफलता रही जिसको पार करना पड़ा हो इस पूरे जर्नी में जो है? यूपीएससी की अकेली जर्नी की बात करूं तो उसमें हम डेली टारगेट देखते हैं, डेली जो मंथली हम टेस्ट देते हैं काफ़ी होते हैं, तो उसमें तो ऐसे अनगिनत असफलताएं थी। तो लेकिन उससे मेरा ऐसे कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए एक विषय है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसके बारे में सोचता नहीं था कि यार मेरा कैसे होगा जब मुझे यही नहीं आ रहा। उल्टा मैं ये सोचता था कि इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, और उसी को मैं और ज़्यादा मेहनत करके उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। ये जो समझ है, ये सोच है, जो मैं देख रहा हूँ, पहले बात कर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि जब इनर वैल्यूज़ पर स्वयं से बातचीत करने का जो तरीका रहा 2 साल कोविड के, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसने जो है इन सब चीज़ों पर समझ बनाने में ज़्यादा भूमिका निभाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल भूमिका निभाई है, क्योंकि जैसे हम जो बाहर से जो स्थिरता जो ज़रूरी है, तो वो अंदर से जब तक स्थिर नहीं होंगे तो बाहर से जो हमारा जो भी काम कर रहे हैं हम, अकेला यूपीएससी नहीं, तो उसमें हम डिविएट होते रहेंगे। तो स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। और कोविड के टाइम पे कह सकते हैं कि जो अंदर से मैंने सेल्फ अवेयरनेस जो मेरे को हुई, अपने आप के बारे में जाना कि मेरी क्या काबिलियत है और मुझे किस चीज़ करने में मुझे इंटरेस्ट आता है, तो वो चीज़ें मैंने फिर अप्लाई की कोरोना के बाद, तो फिर उसका रिज़ल्ट है ये। चलिए, अब यहाँ से वो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो ये ज़रूर देखना चाह रहे होंगे कि मैं आशीष से ये सवाल कब पूछने वाला हूँ कि पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, किस लेवल से पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ाई की थी, और क्या कोई चार्ट भी बनाया था इस तरह का जो आजकल बच्चे बनाते रहते हैं कि टाइम टेबल जैसा कुछ है। तो किस तरह की ये पूरी की पूरी तैयारी रही और उसमें क्या क्या किया जो है? देखिए, मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत आसानी से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रगल तो मैंने भी बहुत की इसमें। जैसे मैं टाइम टेबल जो बनाता था तो उसको फॉलो करने में बहुत समस्याएं होती थी, उसको बदलता रहता था। लेकिन मैंने ऐसा, फिर क्या हुआ, जैसे शुरू में मैं कोशिश करता था 5 बजे उठूँगा, रात को 10 बजे 11 बजे सो जाऊँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैंने अपने हिसाब से उसको चेंज किया। जैसे मैं सुबह 7 बजे भी उठता था, और फिर जब एग्ज़ाम आया तब तो मैं 6 बजे भी उठता था। तो मैं सुबह 7 बजे उठ के पहले तो जो दिन का न्यूज़पेपर होता है वो पढ़ता था। तो द हिंदू न्यूज़पेपर अच्छा बोलते हैं, तो वो पढ़ता था, और साथ में इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता था। तो न्यूज़पेपर से मेरी शुरुआत होती थी, और फिर उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट उठाता था खाने से पहले। तो वो सब्जेक्ट जैसे 2-3 घंटे उसको देते थे, तो वो मेंस के जो विषय होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट में उठाता था। फिर मैं रेस्ट के बाद अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको भी 2 घंटे देता था। और साथ ही मैंने डेली आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि यूपीएससी में जो मेंस परीक्षा होती है, जब तक आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, लिखने की क्षमता नहीं है, और अब जो भी आपने पढ़ा है उसको एक पेपर पे उतारना, अप्लाई करना, तो वो प्रैक्टिस भी मैंने लगातार की। तो जैसे 2023 में हर दिन मैंने आंसर राइटिंग की, तभी पॉसिबल हो पाया कि 2024 का एग्ज़ाम मैं दे पाया। पिछली साल अशोकनगर में एक इनिशिएटिव हुआ था कि कुछ आईएएस अधिकारी जो फर्स्ट टाइम निकले थे उनको अशोकनगर के बच्चों से इंटरेक्ट कराया गया था। मैं उस कार्यक्रम में बैठा था, और टाइम टेबल पर जब वो बात कर रहे थे तो जिस तरह की बात कहा, तो मैं 48-47 साल की उम्र में ये सोच रहा था कि ये लोग अगर मुझे 21-22 साल की उम्र में मिल गए होते और ये समझ बन गई होती तो मैं उस समय आईएएस बन सकता था। और वो ये कह रहे थे, जो अभी आप बात कर रहे हो, कि जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता है, टिक टू नहीं हो सकता। तो उसका जो बनाने का और उसको जो फॉलो करने के बीच का जो दिमाग पर जो जोर है, उसको उतना नहीं लेना चाहिए। तो क्या आशीष के साथ भी यही रहा कि जो आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं हो रहा था, पर उसके बाद भी उसको फॉलो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है? हाँ, तो मैं जैसे बनाता था हफ्ते का टाइम टेबल कि इस हफ्ते मैं 5 बजे उठूँगा, फिर ये करूँगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे इस पे खाना खाऊँगा,
इस पे सोऊंगा, तो वो 1-2 दिन फॉलो होने के बाद फिर वो अपने आप नहीं हो पाता है ऐसा, प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है। टाइम टेबल प्रैक्टिकल हाँ। नहीं होता। तो लेकिन अपने दिमाग में टाइम टेबल बना लो एक, जैसे वो लिख के टाइम टेबल तो हमने रख लिया, फिर आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार तो फिर अपना दिमाग में टाइम टेबल बना लो, फिर वो लिख के टाइम टेबल की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो फिर जैसे मैंने ये अपने आप हो गया मेरा 7 बजे तो मैं उठ ही जाता था 7 बजे से पहले, और फिर मैं 2-3 घंटे पढ़ता ही था, तो टाइम वो अपने आप दिमाग में जो क्लॉक बन गई, तो उससे मैं ये 1-2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाया स्ट्रिक्ट, बस मेरा एक ही होता था कि मेरे को उठना है, खाना पीने का जो भी समय है वो करना है और पढ़ना है। तो 2 चीज़ें हम अभी इतने में समझ पाएँ कि एक तो अपने विषय पर जो है पकड़ बनाने का प्रयास किया, और इस पूरी जर्नी में या पूरी जो है पढ़ाई में दबाव अपने आप के ऊपर कितना था, कितना लिया, दोनों चीज़ों का, सब्जेक्ट का भी और जो दूसरे जनरल नॉलेज से जुड़ी चीज़ें हैं या करंट अफेयर, तो कभी दबाव ऐसा लगा कि मैं इतना नहीं कर पा रहा है या इतना छूट रहा है, ये कैसे हो पाएगा? दबाव तो देखिए हर वक्त रहा, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव दबाव बोलूँगा। जैसे प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होना भी ज़रूरी है, हम निश्चिंत होकर ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ हमें तो सब आता है, क्योंकि यूपीएससी और बाकी सब भी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हमको सब बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो वो कहीं तक तो हम जा ही नहीं, सब कुछ तो हम कभी कवर कर ही नहीं सकते। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो तब तो मेरे को, जब मैंने देखा कि मेरे को काफ़ी कुछ आने लगा, तो मेरे अंदर ऐसी भावना आई कि मेरे को काफ़ी लोगों से मैं ऊपर उठ गया। ये हुआ बीच में हुआ, लेकिन फिर वो फिर आगे जब मैं और पढ़ा तो फिर मैं रेस्टलेस हुआ कि नहीं, इतना भी नहीं आता मुझे, तो फिर मैं और मेहनत की। जैसे 1-2 महीने तक ऐसा लगता रहा कि यार कितना कुछ पढ़ना है, अभी भी बाकी है। फिर जब मैंने और पढ़ा तो मेरे को ये समझ आ गया कि इसमें कितना भी पढ़ते जाओ वो कम ही लगेगा, और कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ आता है। तो बेहतर यही है कि जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो और आगे करते रहो कोशिश, और प्रसन्न मन के साथ में। तो मन प्रसन्न करने के और भी कई सारे एक्सेप्ट होते हैं, उनमें परिवार एक बहुत बड़ा काम होता है। तो कई बार होता है कि बच्चे जब इस तरह की तैयारी में होते हैं तो परिवार का जो पीछे से प्रेशर होता है वो बहुत होता है। मगर कल आपके पिताजी से मैं बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं उसको यही कह रहा था कि ये कतई मत सोचना कि पहले ही अटेम्प्ट में निकलना है, 2, 3, 4 में भी अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना सपोर्ट रहा वो उन सब चीज़ों को लेकर मॉरली? बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जैसे हम किसी बच्चे को बाहर भेजते हैं तो आशाएं तो होती हैं सबकी, लेकिन उस बच्चे के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि उस पर थोपा ना जाए कुछ, तो उसको भी टाइम देना चाहिए कि जितना उसको समय लगता है उसके अनुसार वो काम करे। और जैसे मैं तो यही कहूँगा, जैसे आपका बच्चा अगर जा रहा है कहीं, तो मेरे पापा ने जैसे मुझे दिया एक लाइसेंस दीजिए फेल होने का, कि हाँ तुझे हमने लाइसेंस दिया, तू फेल हो सकता है, कोई दबाव नहीं तेरे ऊपर। तो पूरे खुले मन से हो। हाँ खुले मन से देना चाहिए, और साथ ही क्योंकि ये उसके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डालेगा नेगेटिव प्रेशर की जगह। तो उसको लगेगा कि मेरे पापा ने मेरे को इतना वो दिया है, तो मेरे को ये मेरा वो बनता है कि मैं उनको वापस रिटर्न हाँ दूँ। और साथ ही अगर वो फेल भी हुआ मान लीजिए, तो वो उसके ऊपर वो नेगेटिव प्रेशर नहीं आएगा। तो पॉजिटिव प्रेशर रखिए, मतलब जो भी आपके आशीष पर अपेक्षाओं का कोई दबाव नहीं था, मतलब तैयारी उस हिसाब से थी, करना चाह रहे थे, अपेक्षा थी, मगर उनका दबाव उतना ज़्यादा नहीं था। दबाव नहीं था, लेकिन वो जैसे मतलब वो ये भी बोलूँगा कि पापा मम्मी ने भले दबाव नहीं बनाया, लेकिन वो मन में ऐसा लगता था कि यार मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरे लिए इतना, पर वो अंदर से आया दबाव, अंदर से आया। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिवली ही दबाव को, अब जैसे जो भी प्रेशर है उसको मैंने पॉजिटिवली लिया ही। चलो थोड़ी सी इस जर्नी को पीछे करते हैं। तो आशीष रघुवंशी को कुछ लोग मंटू की तरह से भी जानते हैं। तो एक एज ए IAS बनने के बाद कुछ दिनों बाद हम आपको कलेक्टर या दूसरी पोस्टों पर भी देखेंगे। तो आशीष ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या मंटू जिंदा रहेगा उसमें? हम अशोकनगर के लिए और मेरे जो परिवार के लिए, उसके लिए तो हमेशा ही मैं मंटू ही रहूँगा। और जो भी पोस्ट है तो उसमें भी मैं जो मंटू, जो जैसे एक ऐसा है कि अपनापन जैसा लगता है, तो जो मेरी छवि है जैसे अपना ही बच्चा है, तो मैं कोशिश करूंगा जहाँ भी पोस्टिंग हो वहाँ के लोगों में भी वैसी ही छवि हो। तो जैसे ही 22 तारीख को ये रिजल्ट आता है, हम 202 नंबर पे अशोकनगर के एक लड़के का नाम देखते हैं, तो तमाम सारे लोग जो नहीं भी जानते हैं, जो पता नहीं है, जो परिचित नहीं है, वो आपको शुभकामनाएँ दे रहे थे, पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया से। तो ये जो आपको मिला लोगों का प्यार, कितना उसको जो है देख पा रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, और ये कैसा लग रहा है इसको? देखिए, जब हम 2-3 साल जो मेहनत करते हैं तो वो तो अब बंद कमरे में अकेले में करना होता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या हो रहा है। बल्कि नेगेटिव सवाल ज़्यादा पूछते हैं लोग कि तुम्हारा बच्चा इतने साल से दिल्ली में है, क्या हुआ इसका रिज़ल्ट। तो
वो था। और लेकिन अभी जब हुआ सिलेक्शन तो सब तरफ से जो बधाइयाँ आई और मतलब विशेस आई, तो मेरे को बड़ा खुशी हुई। और मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये लोग जब मैं मेहनत कर रहा था तब कोई नहीं था और अब है, क्योंकि हम मेहनत को हमको अकेले में ही करना है। और बाद में जो सब लोगों का आशीर्वाद जो मिल रहा है तो उसके लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे से एसोसिएट कर रहे हैं लोग कि जो हमारे क्षेत्र का लड़का है, हमारे क्षेत्र का लड़का है। जिससे किसी से भी मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि वो गौरवान्वित महसूस हो रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया कि लोग मेरे लिए सराहना कर रहे हैं मेरी। बढ़िया। तो आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल में जो घुसी हुई है, आजकल सोशल मीडिया के दौर में, तो आशीष रघुवंशी इस पूरे जो है दौर में कितना जो है बाहरी दुनिया में रहा और कितना खुद के साथ में रहा? देखिए, सोशल मीडिया तो मैं कहूँगा बहुत ख़राब चीज़ है अभी। और मेरा अकाउंट तो है सोशल मीडिया पे, लेकिन हमको उसको पॉजिटिवली यूज़ करना आना चाहिए। तो मेरा सोशल मीडिया पे मैं जाता था सिर्फ दोस्तों से बात करने जाता था, क्योंकि वो कनेक्ट रहना ज़रूरी है। हम अकेले में रह के, और अगर सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन भी उसमें जरूरी है। लेकिन अच्छे दोस्त बनाओ, फालतू का वो ना हो कि जो बातें मतलब जो डिस्ट्रैक्शन आजकल समाज में बहुत कुछ है काफ़ी, तो वैसी ना हो। और जो भी सोशल मीडिया पे है उसको ऐसे लाइटली लो, क्योंकि आजकल बच्चे जो सोशल मीडिया से काफ़ी कुछ गलत सीख रहे हैं, डूब गए, वो नहीं होना उनको चाहिए। पता भी नहीं चल रहा वो किस तरह से उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो डाटा, जो चीज़ें हम सुनते हैं दिन भर रील्स पे और तमाम जगह, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे जब भी अकेला यूपीएससी नहीं, जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहो, तो मैं कहूँगा जो भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं तो उनको देखते तो वो कहाँ ही सोशल मीडिया का ज़्यादा हाँ। और वो जो डिस्ट्रैक्शन है तो उससे जितना हो सके उतना बेहतर है कि दूरी बना के रखें। तो अगर अकाउंट है तो कम यूज़ करो, नहीं है तो बिल्कुल मत बनाओ। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, स्कूलिंग से शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले ये जानना चाह रहा था कि स्कूल के समय से ही जो है आईएएस दिमाग में आ गया था, किसी ने ये एम दिया था, ये एम्बिशन खुद की बनाई थी? आईएएस कलेक्टर जो भी दिमाग में आया वो कब दिमाग में घुसा और उसके लिए कहाँ से शुरुआत की? देखिए, बचपन से पढ़ाई में तो मैं अच्छा था। तो जैसे मैं घर पे जाता था तो मामा के उधर जाता था तो सब यही बोलते थे कि तू तो कलेक्टर बनेगा। जैसे मैं बुक्स लेकर जाता था अपने साथ मामा के इधर छुट्टी में, तो वो यही बोलते थे कि तू क्या कहीं कलेक्टर बनेगा, ऐसे बोलते थे। और साथ में जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल के सामने ही कलेक्टर निवास होता है, अभी वो दूसरा उसमें कलेक्टर निवास था। तो जब भी छुट्टी होती थी तो मैं देखता था कि हाँ ये कोई बड़ा जिलाधिकारी है। और कभी कभार लोगों की वहाँ भीड़ भी रहती थी, तो मेरे को लगता था कि इनकी जो ये निर्णय लेते हैं वो काफ़ी लोगों पे असर डालते हैं। साथ में जब फिर मेरे पापा भी पुलिस में थे तो उनकी एसपी ऑफिस में पोस्टिंग होती थी, तो कलेक्टर, एसपी, इनके बारे में घर में भी ये टर्म्स यूज़ होती रहती थी। तो मैंने जब पूछा तो मेरी दीदी लोग, मेरे भैया, जो कज़िन्स, हमारा बड़ा परिवार है, तो उन्होंने बस यही बताया, तू अच्छी पढ़ाई करते जाओ, अच्छे से पढ़ाई करते जाओ, जीके जो जनरल नॉलेज है वो लेते जाओ। तो बचपन में बस यही पता था। फिर जब मैंने 12th के बाद देखा कि यूपीएससी नाम की परीक्षा से ये बनते हैं, तो फिर मैंने वो उसका तो मतलब जो बचपन से स्कूल के सामने कलेक्टर का बोर्ड लगा हुआ होता था वो 12th में जाके क्लियर हो गया कि ये अपने नाम के पीछे लगना ही है अब जो है। हाँ, यही ऐसा ही हुआ। तो जब शुरू से ही मतलब स्कूल के बाद ये तैयारी जो कर लेते हैं तो उसके पहले की अगर हम देखते हैं तो पढ़ाई में जैसे बता रहे थे तो दोस्ती यारी किस तरह से रही? बताते हैं बहुत कम एसोसिएशन रहा जो है उस दौरान जो है। हाँ, बच्चे भी इस तरह से चढ़ाते थे कि कलेक्टर ही बनेगा इतना पढ़ के जो है। स्कूल में तो मेरा जैसे दोस्ती होती थी तो जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते थे तो उन्हीं में होती थी। तो ऐसे बोलते हैं किताबी कीड़ा, वो टैग भी कई बार मिला मेरे को। और जैसे खेलने कूदने में मैं जाता तो था, इस पार्क में भी आता था सुबह सुबह जब यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देता था इन चीज़ों को। और मेरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता था। तभी मैं अगर इधर टाइम वेस्ट करता था तो मेरे मन में वही चलता रहता था कि मेरा भी वो बाकी है, पढ़ना बाकी है। तो मेरा मेजर फोकस तो पढ़ाई पे ही रहा, क्योंकि मेरे को यही बताया गया कि यही ज़रूरी है जीवन में। तो जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, 12th 12वीं तक आते हैं, तो फिर उनको पार्टियाँ, इधर उधर घूमना जाना, इस तरह की, हमारा तो कल्चर ही उस तरह का है ना, हम तो उन्हीं चीज़ों में रसे बचे लोग हैं, तो वो मिस नहीं करते थे कभी कभार? मैं उल्टा, मेरे साथ दूसरी चीज़ होती, जब मैं जाता था और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता था। तो ये भी जो पार्टियाँ या कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन हल्की फुल्की अच्छा लगता है। जैसे कोई दोस्त जो तुम्हारे खास दोस्त हैं उनके साथ तो समय व्यतीत करना हमेशा अच्छा लगता था। जैसे दिल्ली में रह के भी तो
इतनी लंबी पढ़ाई में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हुए जब हम कुछ समझ नहीं आया तो चलो कहीं घूम के आते हैं, लेकिन उसमें हमने ऐसे फालतू के जो जैसे आजकल दिल्ली में जब हम देखते हैं तो कल्चर हो रहा है क्लब में जाना, ये करना वो करना, उन सब से मैंने दूरी बनाई। और कहीं यहाँ तक मेरे जो फ्रेंड्स मिले मुझे दिल्ली में, उसमें से कई वैसे भी मिले जिनकी गलत आदतें हैं, तो वो मेरे को भी वो कोशिश की गई, वो जैसे कुछ नहीं तो जैसे वो सिगरेट देने की, काबार, सिगरेट, पार्टियां, तो मैंने हमेशा अपनी जो मेरा कभी मन भी नहीं हो उस तरफ, तो मैंने हमेशा उनसे दूरी बनाई ऐसी चीज़ों से। नहीं, पर इसका एक जो जितना मैं समझता हूँ, ये सारी चीज़ें के बीच जो है संस्कार शुरू से पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से घर परिवार का माहौल रहा या बचपन में जो जिया, उसने थोड़ा सा जो है एंटी जो है बॉडी का काम किया या बचाए रखे या रोका रखा, ऐसा भी कुछ समझ में आता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और हमारे घर जो परिवार है तो उसमें किसी की भी ऐसी कोई गलत आदत नहीं है। तो हमारे दादाजी ने बचपन से हमको अनुशासन ही सिखाया है, और साथ ही ये भी सिखाया कि कितना भी बड़े तुम हो जाओ, कितना भी तुम्हें नॉलेज हो, हमेशा ज़मीन पे रहो। तो मेरे जो कज़िन भाई हैं तो वो अभी प्रोफेसर हैं जयपुर में, तो उनको भी हमेशा यही सिखाया। वो भी मुझसे हमेशा यही बोलते हैं कि अभी भी जैसे उनका फ़ोन आया था कि सिलेक्शन भले हो गया लेकिन ज़मीन वैसे ही ऐसे रहो, ऐसे मत रहना कि तुम्हारा कोई बड़े वो बन गए। तो हमारे बचपन से ये है। और साथ में मेरे पापा भी काफ़ी पाठ पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तो उनका भी मैंने सीखा। और जो पुलिस में जो जॉब है, जैसे डिसिप्लिन जो ज़रूरी है लाइफ में, तो वो भी मेरा इंस्पिरेशन बना। तो ये तो कभी नहीं था कि मैं समय इन सब चीज़ों में वेस्ट करूं, तो मैं यही था कि अनुशासन में रहो, और जो भी है अपना मतलब अपना जो भी लक्ष्य है, अकेला जैसे अनुशासन में ज़रूरी नहीं पढ़ाई में ही हो, जो भी आपका क्षेत्र है उसमें आप। अच्छा, रैंक तो हमने देखी कि 202 नंबर की रैंक है, और अशोकनगर के लिए तो ये एक तरह से सपना है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। मगर जो मार्कशीट आई है तो किस तरह से जो है चीज़ें हुई हैं, क्या जो तैयारी थी उसी हिसाब से मार्क भी हो पाए हैं क्या? देखिए, जो अभी मार्क्स आए हैं तो उसमें मैंने देखा कि जो मेंस का जो लिखित परीक्षा होती है उसमें 9 पेपर होते हैं, उसमें से 7 के नंबर जुड़ते हैं, तो उसमें मेरे 817 मार्क्स आए हैं। और जो इंटरव्यू है उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, 151। तो वो मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा क्यों कम आए हैं, तो अभी वो अब उसका उम्मीद कुछ से कम है। हाँ, इंटरव्यू में उम्मीद से कम है, और मेंस में मेरा पहला बार था तो मेरे को कुछ पता नहीं था कितने आ सकते हैं, मैंने लिखा तो बेहतर था। मैं एक्चुअली में इसलिए जानना चाह रहा था, एक IAS अधिकारी से एक बार मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं जब इंटरव्यू के लिए गए तो 5 सवाल पूछे और किस्मत से मुझे 5 के 5 जवाब याद नहीं थे और ये पता नहीं था, तो मैं मना करता रहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। मगर उसको भी ये शॉकिंग लग रहा था कि जब रिजल्ट आया तो वो IAS बन गए थे। तो जबकि होता ही है कि लोग कहते हैं कि ठीक है आपने रिटर्न भी कर लिया, ये सब कर लिया, पर इंटरव्यू इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना उसकी तो चीज़ें होती नहीं है। पर 2 उदाहरण मैं देख रहा हूँ, एक उसका नाम बता रहा हूँ, एक आपके बारे में ही कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के उदाहरण से कि इंटरव्यू भी उसी लेवल का गए हो, तो ये कैसे संभव होता है? इंटरव्यू के टाइम पे मार्क्स तुमको कैसे मिल रहे हैं वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो 20 से 25 मिनट के बीच वो काफ़ी कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं वो क्या था। और साथ में जो बोर्ड तुम्हें मिलता है, जैसे जो मेरी जो मैम थी तो वो जानी जाती हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए, तो शायद मैं उनके सामने इतना खरा नहीं उतर पाया होऊंगा। साथ में जो आपसे पहले जो कैंडिडेट गया उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उस दिन कैसा उनका मूड है, तो वो काफ़ी चीज़ों पे इंटरव्यू काफ़ी सब्जेक्टिव है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें सवाल आता है और तुम जवाब दोगे और तुम्हें नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कई लोगों का जिनका कुछ नहीं आता लेकिन उनकी पर्सनैलिटी वो जज कर लेते हैं, उसमें टेस्ट कर लेते हैं, तो भी वो जैसे आप बोलोगे कोई उन्होंने सवाल पूछा, आप बोलोगे सॉरी मैम मुझे नहीं आता, तो भी वो नंबर तो उनको मिल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कई जगह बोला सॉरी मैम मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। कितने सवाल इंटरव्यू में किए? मेरे काफ़ी 5 मेंबर थे बोर्ड में, तो हर एक ने 5-7 से 10 सवाल पूछे और काफ़ी अलग अलग क्षेत्र से पूछे, जैसे किसानों की समस्या और जैसे जैविक खेती के बारे में पूछा। एक स्कूल जो भारत में विभिन्न तरह के स्कूल हैं तो उनमें क्या कमियां हैं हमारी स्कूली शिक्षा में, और डिफेंस सुरक्षा के बारे में पूछा। तो काफ़ी डिफरेंट वो रहा मेरा, मतलब जो मेरे जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास और अपने बारे में जो क्षेत्र के बारे में पूछते हैं उसके रिलेटेड कोई मेरा सवाल नहीं था।
यही सब रैंडम मतलब चीज़ों पे मेरे सवाल हाँ, थे। कई बार क्या होता है कि जब मैं देख रहा था कुछ अधिकारी लेवल के लोग जो तैयारी कर रहे थे, वो अशोकनगर के बारे में उन्हें पता चला कि इनिशियल वो है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे थे। तो कोई ज़रूरी रहता है कि आप जहाँ से आते हो या जिस तरह परिवेश से आ रहे हो उसके बारे में पूछें ही, ऐसा भी कोई बहुत क्लियर नहीं है? हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं, कई लोगों का उसी के अराउंड चला जाता है पूरा इंटरव्यू, और कई लोगों का उससे बिल्कुल ही सवाल नहीं आता। मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उसमें क्लियर नहीं है कि ऐसा ही उसका जो है मॉडुलर है। हाँ कोई क्लियर नहीं, और लेकिन ये ज़रूर है, जैसे आप जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, अपना जो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानते हैं, उनका सल्यूशन सब तैयार करते हैं। तो जो भी वो आपके क्षेत्र के बारे में पूछे तो आप जवाब दो, लेकिन मेरे से कुछ पूछा नहीं गया तो। जब भी कोई आईएएस हम देखते हैं या उनको सुनते हैं तो कोई ना कोई एक नाम उनके पास ऐसा रहता है जो की होल होता है, जो लगातार उनको पुश कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है, गार्जियंस के रूप में या किसी भी रूप में, टीचर्स के रूप में। तो आपकी इस पूरी जर्नी में कोई एक आध ऐसा नाम है जिसने यहाँ तक बढ़ाने में पीछे से सपोर्ट किया हो, जो पर्दे से बाहर है? देखिए नाम, जैसे मेरा पूरा परिवार का मैं कहूँगा सबका वो था, हमारी जॉइंट फैमिली है, सामूहिक परिवार में। तो हमारे जो भी कज़न्स भाई, हम बचपन से साथ रहे, तो मेरे जो बड़े भाई भैया हैं, जो इनका मैंने नाम लिया, जैसे ताऊ जी के लड़का, तो वो अभी जयपुर में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने जैसे कभी हमेशा गाइड किया, जैसे मैंने कॉलेज में जब मैं एडमिशन लेने गया तब भी उनसे पूछ के गया, फिर वो कॉलेज में एडमिशन दिलाने भी साथ आए, फिर जब अभी इंटरव्यू दिलाने भी वो साथ आए। तो उनका सपोर्ट तो हमेशा रहा, तो उनका बोलना चाहूँगा। अच्छा, पहली बार में जब आप निकालते हैं तो लोग आपको ज़रूर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एम है उसको लगातार लोग जी रहे हैं कई वर्षों से, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में इस आदमी ने ऐसा क्या किया जो पहली बार में निकल गया। और वो उसमें भी पृष्ठभूमि बिल्कुल हम गाँव जैसी मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो उस समय जो चीज़ें देख पा रहे हैं लोग बाग, तो उसमें कितना डिफरेंस है जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं खासकर कोचिंग और पढ़ाई का जो सिस्टम है उसमें बात कर रहा था, तो ऐसा क्या दिक्कत है कि वो आप कर पाए और वो लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आजकल जो जानकारी है वो काफ़ी है इंटरनेट पे, और तमाम जो नोट्स कोचिंग्स के और सब कुछ, तो हर विषय पे तमाम जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड टाइप का है। तो अब समस्या ये नहीं रह गई कि हमारे जानकारी का अभाव है हमारा किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड। अब ये हो गई है कि कैसे जो ज़रूरी जानकारी है उसमें से हम निकालें और उसको एक कंसाइज में रखें और उसी को बार बार पढ़ें। ऐसा ना हो कि हम इधर उधर हाथ पैर मारते रहें। तो अक्सर मैंने जो मेरे साथ जब मैं पढ़ता था, तो जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो मेरा एक ही सोर्स रहा पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत की किताब होती है वो, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। उसके अलावा मेरे से जैसे कई सवाल आए जो मैं नहीं जानता था उनके बारे में, लेकिन मेरा कभी मन नहीं हुआ कि मैं कोई और बुक उठाऊं। लेकिन कई लोग और ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि तुम ऐसे करते रह जाओगे, फिर वो तुम पढ़ते ही रह जाओगे। तो जो तुम पढ़ रहे हो वो कंसाइज रखो, जो हर सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक कंसाइज टेक्स्ट रखो, उसी को बार बार पढ़ो, साथ ही अप्लाई करने का ज़्यादा प्रयास करो पढ़ने के बाद। बिकॉज पढ़ाई के बाद एप्लीकेशन जो पार्ट है उसमें तुम न्यूज़पेपर की मदद लो अपना अपग्रेड करने के लिए नॉलेज को। करंट अफेयर, हाँ, करंट अफेयर का मैंने जैसे आंसर्स जो लिखे, तो उसमें मैंने हर चीज़ के करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल दिए। जैसे आतंकवाद में अगर सब वो आया, तो अभी हमारा जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम इंसिडेंट, तो उसके बारे में जितना ज़्यादा करंट इवेंट्स मैंने ऐड करने, जो मैंने, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दिमाग में सब बना रहता है, तो मैंने जितना जो उससे रिलेटेड सवाल आया तो उसको मैंने अपने आंसर्स में लिखा। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, मगर जब भी एक बड़े आदमी को बनते हुए हम देखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ आदर्श होते हैं, कुछ ना कुछ एक शख्स होता है जो आइडियल होता है। वो महापुरुष भी हो सकता है, हमारे आसपास के लोग भी होते हैं। तो आशीष रघुवंशी को अगर पूरी जर्नी में हम देखते हैं तो कोई एक आध ऐसा शख्स है जो आइडियल के तौर पर है, जिसे वो बहुत अच्छे से समझते हैं, मानते हैं? इतिहास में जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी ऐसे हम नायकों के बारे में पढ़ते हैं हम, उसमें से स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो बातें हैं, उनका मैंने कलेक्शन भी कर रखा है अलग। तो वो उनके कोट्स बहुत इंस्पायर करते हैं। जैसे उनका एक है, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उनका ये है। तो उन स्वामी विवेकानंद जी की जो भी बातें हैं तो उनको मैं पढ़ता रहता था, उनके बारे में पढ़ता रहता था। तो उनसे मुझे जो बल अंदर से जो शक्ति होती है तो वो मजबूत हुई, मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला, तो आगे मैंने किया। बढ़िया।
और विवेकानंद जी के बारे में आखिरी में बात ख़त्म करूंगा, मगर आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे अभी 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, कोचिंग की तैयारी में हैं, अब वो एक आशीष रघुवंशी को अलग तरीके से देख रहे हैं, वो अपनी सक्सेस में कहीं ना कहीं आपको तलाशते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं, तो उनके लिए कोई एक ऐसी चीज़ जो काम आ सकती है उनके लिए जो है वो। मैं यही कहूँगा, जैसे 10वीं के बाद अक्सर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी लाइन पकड़ेंगे, हम क्या करियर होगा, तो ऐसा ना हो कि सब लोग जैसे हम सरकारी नौकरी के पीछे आजकल हम ज़्यादा वो देखते हैं, तो ऐसा हमको खुद के बारे में जानना चाहिए पहले। जैसे 10वीं का जो टाइम है उसमें आप डिसाइड करिए कि कुछ जो 11th-12th है वो ऐसे सब्जेक्ट से हो जो आपको आगे मदद करे अपने करियर बनाने में। तो जैसे मैंने PCM लिया था तो मेरे को पता था मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैंने रखा ताकि मेरी लाइन ओपन रहे, और मेरे को साइंस में भी इंटरेस्ट था और मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आर्ट्स लेना है। तो आप ये जो समय है 10वीं में, तो ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं ये कर लूँ, मेरे दोस्त सब JEE दे रहे हैं लेकिन मुझे इंजीनियर मतलब अंदर से बनना ही नहीं है, मशीनों से प्यार ही नहीं है और बनना इंजीनियर है। तो ऐसा ना करें, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि है उसको पहले तलाशें, अपने बारे में जानें, और अपने स्कोर्स को बिल्कुल ना देखें कि मेरी 10वीं में कम परसेंटेज आई है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ ना देखें। और साथ ही अपना जो, जैसे मैं ये कहूँगा, जो संस्थान है बड़े बड़े भारत के, जैसे IIT है या मेडिकल कॉलेज है नीट के थ्रू, हाँ, तो उनमें एडमिशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे जो हमें पीयर ग्रुप मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पे आपकी एक्सपोज़र बढ़ता है। तो जैसे JEE है परीक्षा, तो उससे IITs में एडमिशन होता है, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो वो आप ज़रूर दें, आपके प्रयास करें अपना मतलब जो भी है। तो और ये है कि जो भी लक्ष्य है उसको 100% उसको फोकस करें, और सिर्फ UPSC नहीं या MPPSC नहीं, बल्कि जो मैं तो चाहूँगा सब क्षेत्र से निकलें। वैज्ञानिक, आप विज्ञान की लाइन भी पकड़ो, वैज्ञानिक बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हो तो उसमें अपना 100% दो। तो मैं यही कहूँगा कि अकेला UPSC नहीं, सब में अच्छा, एक चीज़ और, आजकल बच्चे विकल्प रख रहे हैं साथ में, IAS बनना चाह रहे हैं मगर उसके पहले एक विकल्प रखना चाह रहे हैं, ये कितना ठीक है और क्या ये ज़रूरी भी है? मैं तो यही कहूँगा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो वो एक मन में हमेशा संकोच रहता था कि अगर ये नहीं तो क्या, तो सेकंड हाँ, ऑप्शन होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो आपको एक आजकल, क्योंकि सब कुछ हम कभी ऐसे 100% श्योर नहीं हो सकते। UPSC जैसे एग्ज़ाम में लक भी काफ़ी मेहनत के बाद तो आपकी आशीष किस्मत के लिए लक ने काम किया? हाँ, मैं तो कहूँगा लक कहो उसका या भगवान की कृपा कहो, जैसे हाँ, तो वो तो रही मेरे प्रिपरेशन में। जैसे जब मैं मेंस के टाइम पे मैं अकेला जाता था पेपर देने, और जो बहुत ही उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग होता है, 2-3 घंटे के पेपर एक ही दिन में लिखना होता है, तो अकेले में जाता था, और तो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि कोई शक्ति है मुझे जो मदद कर रही है। तो विवेकानंद का आखिरी सवाल, आखिरी चीज़ वो है कि विवेकानंद ये कहते हैं कि जिस दिन आप अपने आप से नहीं मिलते, आप एक महान आदमी से मिलने का मौका खो देते हैं। ये बात पॉजिटिव वेव में कही जाती है। इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि इसको अगर पढ़ा है तो क्या जीवन में ये कभी अपने आसपास समझ में आया, महसूस किया इस बात को? हाँ, मैंने बिल्कुल महसूस किया, क्योंकि जब हम एक अपने जैसे हम तमाम जैसे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, अगर हम अपने बारे में ना जाने, अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं हमारी उनको ना पहचाने, तो हम फिर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो भीड़ से अगर हट के चलना है, और अपना भीड़ में बने रहने के बाद भी भीड़ से हट के जो चलना है, अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ना है, तो बेहतर होगा कि अपने अंदर पहले झांके, फिर जैसे लोगों को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो ना करके अपने अंदर का जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी के बल पे आप कर पाएंगे जो भी कर पाएंगे। तो आशीष जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू, मैं तो ये कहूँगा कि मंटू बहुत अच्छा इंटरव्यू हमने किया, और मैं बहुत बड़े अचीवमेंट की जो है उम्मीद और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि भविष्य में भी जब भी समय मिलता रहे, तो जब अशोकनगर याद आए तो याद करते रहिए। हम फिर लोगों के बीच में अलग अलग मौक़ों पर आते रहेंगे, क्योंकि लगातार उम्मीद बने रहोगे यहाँ के लोगों के लिए। तो खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं।